नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। आज खबरदार का फोकस असम मिजोरम बॉर्डर पर हुई हिंसा पर रहेगा। हम आपको बताएंगे कि आजादी की 75वीं सालगिरह से करीब 2 हफ्ते पहले इन 2 राज्यों के बॉर्डर पर हिंसा के शोले क्यों भड़के। सोमवार की हिंसा के ऐसे ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिन्हें देखकर सब हैरान हैं। लोग सोच रहे हैं कि यह हिंसा आखिर क्यों हुई, इसमें गलती किसकी है। इन सारे सवालों का जवाब आपको देंगे और यह भी बताएंगे कि असम मिजोरम टकराव का ब्रिटिश कनेक्शन क्या है। आखिर अंग्रेज एक लकीर खींचकर लोगों के बीच रिश्तों में आग कैसे लगा गए। बांटो लड़वाओ और राज करो की ब्रिटिश नीति का नॉर्थ ईस्ट संस्करण आपको हमारे विश्लेषण में दिखाई देगा। इसके बाद आपको अफगानिस्तान ले चलेंगे। तालिबान के अत्याचार की सच्ची गवाहियां आप तक पहुंचाएंगे। नकाबपोश तालिबान के टॉर्चर से हजारों परिवार किस तरह बिखर गए और अपने ही देश में शरणार्थी हो गए, ये दुख और दर्द पूरी दुनिया को देखना चाहिए। अफगानिस्तान का सच सिर्फ आज तक आपको दिखा रहा है, वहां हमारी निडर रिपोर्टिंग जारी है। आज तक संवाददाता अशरफ वानी की आज की रिपोर्ट आपको मिस नहीं करनी चाहिए। आज देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीरें भी ट्रेंड कर रही हैं। पानी बरसने के बाद दिल्ली की भी वही कहानी है जो मुंबई की होती है या देश के दूसरे महानगरों की होती है। कहने के लिए महानगर है, लेकिन थोड़ी देर की बारिश इन शहरों की पोल खोल देती है। जल भराव के सामने शहरों की सारी स्मार्टनेस धरी की धरी रह जाती है। दिल्ली का बारिश वाला सच से जो सामना हुआ वो देखिएगा। और शुरू में ही आपको एक्स्ट्रा खबरदार कर देते हैं। कोरोना की दूसरी लहर का देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ा है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF ने मंगलवार को वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर का नया अनुमान जारी करते हुए इसे 3% घटा दिया है। पहले अनुमान था कि विकास दर 12.5% रहेगी, लेकिन अब इसे घटाकर 9.5% कर दिया गया है। और ओडिशा का पूरी देश का पहला ऐसा शहर बन गया है जिसके हर घर में 24 घंटे पीने के शुद्ध जल की सप्लाई होगी। साथ ही शहर में आने वाले हर पर्यटक के लिए मुफ्त पीने के पानी की व्यवस्था है। पुरी की 2.5 लाख आबादी में 32,000 से ज्यादा नल कनेक्शन है। सालाना 2 करोड़ यात्री यहां आते हैं। इससे पुरी में सालाना 3 करोड़ प्लास्टिक बोतलों के इस्तेमाल में कमी आएगी और 400 मीट्रिक टन कचरा कम होगा। लेकिन खबरदार की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। बीजेपी को BS येदियुरप्पा का उत्तराधिकारी मिल गया है। बसवराज बोम्मई कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री होंगे। बीजेपी विधायकों की बैठक में बसवराज बोम्मई के नाम पर फैसला हुआ है। बैठक में कार्यवाहक मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने बोम्मई का नाम प्रस्तावित किया, जिसका समर्थन वरिष्ठ नेता ईश्वरप्पा ने किया। सभी विधायकों ने रजामंदी से बोम्मई के नाम पर मुहर लगा दी। केंद्रीय पर्यवेक्षक धर्मेंद्र प्रधान और जी किशन रेड्डी मौजूद रहे। उनकी मौजूदगी में बीजेपी ने कर्नाटक में येदियुरप्पा युग के बाद की कमान एक ऐसे नेता को दी है जिसका अपना लंबा राजनीतिक इतिहास रहा। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री SR बोम्मई के बेटे बसवराज बोम्मई ने अपनी राजनीतिक यात्रा JDU से शुरू की। वो 1998 और 2004 में कर्नाटक विधान परिषद के सदस्य चुने गए। फरवरी 2008 में बसवराज बोम्मई बीजेपी में शामिल हो गए। बसवराज येदियुरप्पा सरकार में गृह मंत्री थे और ताकतवर लिंगायत समुदाय से आते हैं। बीजेपी विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद वो राज्यपाल से मुलाकात के लिए गए। इस समय हमारी संवाददाता नबीला सीधे उसी जगह से हमारे साथ जुड़ रही हैं जहां पर ये पूरी हलचल रही है। नबीला, ये समझाइए सबसे पहले कि सर्वसम्मति मतलब वाकई सर्वसम्मति या चंद नाराजगियां भी हैं। दूसरी चीज ये कि अब आगे क्या, अब शपथ ग्रहण कब? जी, सहमति सबकी है, मगर बहुत सारे लीडर्स जो है उनको भी चांस के लिए उन्होंने लॉबी बहुत किया है, मगर उनको नहीं मिला। अंत में जो येदियुरप्पा का चॉइस था उन्हीं को अब यहाँ के चीफ मिनिस्टर बनाया गया है। बसवराज बोम्मई लिंगायत कम्युनिटी से है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फेस है। कर्नाटका के 225 कॉन्स्टिट्यूंसीज में से 64 कॉन्स्टिट्यूंसीज लिंगायत डोमिनेटेड रीजन है। उन सब के सपोर्ट बसवराज बोम्मई के साथ है। और येदियुरप्पा ने साफ साफ कहा था कि अगर उनके तरफ से कोई चीफ मिनिस्टर अगर उनको चुनना है तो वो बसवराज बोम्मई ही होगा। बहुत पहले से उनका बहुत सपोर्ट कर रहे थे और आगे यहाँ तक
येडियुरप्पा जी ने ही उनका सपोर्ट करके यहाँ तक लाए हैं और अनाउंस भी उन्होंने ही किया। आज एलपी मीटिंग जो है, जो बीजेपी का मीट था, यहीं पर मैं खड़ी हूँ कैपिटल होटल में, यहीं पर येडियुरप्पा जी ने खुद से अनाउंसमेंट किया था कि बसवराज बोम्मई उनके सक्सेसर बनेंगे। उसके अलावा 40 एमएलए जो है बसवराज बोम्मई के बहुत सपोर्ट उन्होंने किया है, उनका नाम चुना है। मगर बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनकी सहमति नहीं थी। लिंगायत लीडर ही क्यों चुनना है, वही सबकी मतलब एक डिसअपॉइंटमेंट थी। वोकलिगा कम्युनिटी भी है यहाँ पर, ब्राह्मण कम्युनिटी भी है, SC/ST कम्युनिटीज भी है, वो कम्युनिटीज से कोई चेहरा क्यों नहीं चुना, इनकी वही डिसअपॉइंटमेंट है। मगर जो जिनसे भी बात हुई है बीजेपी लीडर्स के पास, उन्होंने अब साफ साफ यही कहा है कि जो हाईकमांड का निर्णय हो वो सर आंखों पर। बहुत शुक्रिया नबीला इस पूरी बातचीत के लिए। आगे बढ़ने से पहले हम जरा आपको यह भी सुना देते हैं कि नए मुख्यमंत्री ने खुद को चुने जाने के बाद क्या कहा है। I'm not known then, but your words have come true. Okay. Lot of responsibilities. Okay. Lot of challenges. Okay. And I have got the able guidance of Honorable Prime Minister, Union Home Minister, and our beloved leader. When will you take oath? Behind me. When will you take oath? I'll tell you shortly. I'm going to Raj Bhavan now. Okay. Everything will be decided. Thank you. और अब उन तस्वीरों की बात करते हैं जिन्हें देखकर बहुत से लोग हैरान रह गए। पिछले 24 घंटे में आपने ये वीडियो जरूर देखा होगा। जब देश अपनी आजादी के 75 साल पूरे होने की जश्न की तैयारी कर रहा है, उससे करीब 2 हफ्ते पहले 2 राज्यों असम और मिजोरम के बॉर्डर की ऐसी तस्वीरें देखकर किसी के भी मन में सवाल उठेगा कि आखिर इतनी भयानक हिंसा की नौबत क्यों आ गई, जिसमें 5 पुलिस वालों की मौत हो गई। पहले आप तस्वीरें देखिए, इसके बाद आपको बताएंगे कि इस हिंसा की जड़ क्या है, वो कौन सा विवाद है जिसके लिए इतनी हिंसा हो गई। इस खबर की पूरी पिक्चर आज आपको समझ में आ जाएगी। पहले ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए पूरी स्थिति को समझिए। विश्लेषण का पहला हिस्सा यह बताएगा कि असम मिजोरम बॉर्डर पर आखिर हुआ क्या है। इन तस्वीरों को देखकर पूरा देश अचंभे में है। सोमवार को पूर्वोत्तर भारत के 2 राज्यों असम और मिजोरम की सीमा जंग का मैदान बनी हुई। अंधाधुंध फायरिंग, धुआं, चीख पुकार, अफरा तफरी। एक तरफ मिजोरम पुलिस और स्थानीय लोग, तो दूसरी तरफ असम पुलिस के जवान। लोकेशन थी असम के कछार जिले का लैलापुर इलाका। ये तस्वीरें असम मिजोरम बॉर्डर पर सोमवार को ही झड़प और अंधाधुंध फायरिंग की है। जिस तरह से फायरिंग हुई है उससे साफ है कि इसमें किसी मामूली हथियार का इस्तेमाल नहीं हुआ। तस्वीरों में तनाव साफ साफ नजर आ रहा है। झड़प की एक और तस्वीर देखिए। एक तरफ मिजोरम पुलिस और स्थानीय लोग हैं और दूसरी तरफ असम पुलिस के जवान। वीडियो में कुछ लोग पथराव करते नजर आते हैं। लोगों के हाथ में लाठी डंडे हैं, बीच बीच में गोलियां चलने की आवाज आती है। तस्वीरें ऐसी जैसे कोई बड़ा एनकाउंटर हो गया हो। यह असम मिजोरम टकराव का एक और वीडियो है। पलटे हुए ट्रक की आड़ में हथियारों के साथ कुछ लोग नजर आ रहे हैं और अंधाधुंध फायरिंग की आवाज सुनाई दे रही है। असम और मिजोरम पुलिस के खूनी संघर्ष को लेकर सोशल मीडिया पर कई छोटे छोटे वीडियो वायरल हो रहे हैं। इस खूनी टकराव में असम के 5 पुलिस वालों की मौत हुई, जिससे पूरे असम में आक्रोश है। एसपी ऑफिस में दिवंगत पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि देने के बाद सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का गुस्सा ट्विटर पर फूट पड़ा। असम का आरोप है कि मिजोरम की तरफ से लाइट मशीन गन का इस्तेमाल किया गया। असम के सीएम ने वीडियो ट्वीट किया और लिखा, मिजोरम पुलिस के जवानों ने किस तरह मामले को गरमाया और कार्रवाई की, उसे जानने के लिए वीडियो देखिए। दुखद और भयावह। कल भी असम के सीएम ने एक वीडियो ट्वीट करते हुए मिजोरम पुलिस पर सवाल उठाए थे। इस वीडियो में मिजोरम के पुलिस वाले और वहां के लोग कथित रूप से जश्न मनाते दिख रहे हैं। असम के सीएम के मुताबिक असम पुलिस के 5 जवानों की जान लेने के बाद ये लोग जश्न मना रहे थे। असम का सीधा आरोप यह है कि मिजोरम पुलिस ने अपनी हद पार की है। देखिए, हमारा तरफ से एक भी फायरिंग नहीं हुआ, हमारा तरफ से एक भी अनड्यू कोई इंसिडेंट नहीं है। समझ गया ना? इन लोग जब नीचे उतर आ रहा था, अपना जो बाउंड्री है वो छोड़ के, खूब नेचुरली अपना जो आदमी है पुलिस पर, बगल में हमारा थाना है, थाना तो उधर खड़ा होगा ही, जाके खड़ा होगा नेचुरली। वो खबर भेजेगा एसपी को, डीसी को। इन लोग गया, देखने के लिए गया, इन लोग के साथ बैठ के बातचीत चल रहा था, उसी टाइम पे बस फायरिंग शुरू हो गई। करीबन हाफ एन आवर इन लोग
इन लोग अंधाधुंधा फायरिंग किया है। असम के सीएम के ट्वीट का जवाब मिजोरम की तरफ से सीएम जोरमथंगा दे रहे हैं। जोरमथंगा ने एक वीडियो ट्वीट कर लिखा, कछार के रास्ते मिजोरम लौट रहे निर्दोष जोड़ों के साथ ठगों और गुंडों ने बदसलूकी और तोड़फोड़ की। कछार पुलिस और असम के डीजीपी को टैग करते हुए मिजोरम के सीएम ने सवाल किया, इस हिंसक कृत्य का आप कैसे बचाव करेंगे? They forcibly crossed the duty post manned by CRPF personnel stationed there and overrun a duty post manned by one section of Mizoram police personnel. The Assam police also damaged several vehicles that were traveling along the national highway between Vairente and Lailapur. राज्यों के सीमा विवाद के बीच असम के सीएम ने यह सवाल भी उठाया है कि आखिर मिजोरम के लोगों के पास हथियार कैसे आए, और यह भी कहा है कि चाहे कुछ हो जाए वो अपने राज्य की एक एक इंच जमीन की रक्षा करेंगे। I am protecting my land, but I am not firing back at you. This is how I am sending the message that even at the provocation, today I have asked my police to give security to every Mizo people living in Assam. Because we don't want to bring that fight to the innocent people level. I cannot do that, but yes, I am not going to leave an inch of my land. Our people will die, we will die. But we will not allow our land to be encroached, and we have not allowed our land to be encroached. इस हिंसा के बाद दोनों राज्यों की सीमा के पास तनाव है, लोग घबराए हुए हैं। कल में 4 बजे में हम लोग उधर में गया है, ऊपर में हम लोग का 6 आदमी को मार दिया और हम लोग का सिविल 1 आदमी को मार दिया और कोई थोड़ा चोट लगा है, बहुत हैं अभी हॉस्पिटल में। अभी मेरे को उधर भी मारा है, यारगन से मारा है हम लोग को। ये पहाड़ का चारों तरफ उन लोग पोजीशन ले लिया और एक टाइम में उन लोग अचानक से हमला कर दिया और ये अचानक हमला से हमारा असम ऑफिशियल और असम का पुलिस कोई भी तैयार नहीं था। हैलाकंदी और करीमगंज में भी ये बहुत सारी ऐसे इंसिडेंट पहले भी हो चुके हैं, लेकिन काल के जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद अभी पूरा का पूरा स्थिति बहुत ही तनावपूर्ण। जहां ये हिंसक टकराव हुआ वहां पर फिलहाल सीआरपीएफ ने अपनी 6 कंपनियां तैनात कर दी हैं। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। असम पुलिस विवादित क्षेत्र से पीछे हट गई है, तथापि मिजोरम पुलिस अभी भी नजदीकी ऊंचाइयों एवं अपने अस्थायी पोस्टों पर कब्जा बनाए हुए है। सीआरपीएफ की 4 अतिरिक्त कंपनियों को विवादित क्षेत्र पर निष्पक्ष बल के तौर पर नियंत्रण करने हेतु रवाना कर दिया गया है। स्थिति अभी वहां पर शांतिपूर्ण है। इस मामले पर अब केंद्रीय गृह सचिव ने दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों को बैठक के लिए बुलाया है। केंद्र सरकार की इस मामले पर गहरी नजर है ताकि ऐसे हालात फिर से सामने न आए। जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ हेमंत नाथ, गुवाहाटी, आज तक। यह हिंसा ऐसे समय में हुई है जब 2 दिन पहले ही गृह मंत्री अमित शाह गुवाहाटी में थे। उन्होंने पूर्वोत्तर राज्य के मुख्यमंत्रियों से बात की थी, लेकिन उनके लौटते ही 2 राज्य एक हिंसक सीमा विवाद में उलझ गए। तस्वीरें आपने देख ली, अब ये देखिए कि सीमा विवाद की गूंज किस तरह दिल्ली में सुनाई, कैसे इस हिंसक टकराव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां बढ़ गई। साथ में ये भी समझिए कि इस विवाद की जड़ में क्या है। ये विश्लेषण का दूसरा हिस्सा है। इस रिपोर्ट के बाद आपको ये भी बताएंगे कि असम और मिजोरम के टकराव का अंग्रेजों के जमाने वाला कनेक्शन क्या है, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। असम मिजोरम सीमा पर खूनी झड़प की गूंज तीव्र गति से दिल्ली पहुंच गई। लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस देकर इस पर चर्चा कराने की मांग की। इस प्रकार का हिंसात्मक आज आतंक वहां पे हुआ है जो हमने सालों से ऐसा नहीं देखा है, जहां पे एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह जी बोलते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी उत्तर पूर्वांचल में शांति लेके आए हैं। कहाँ है शांति का प्रतीक? और आज हम देख रहे कि दोनों आज कुछ मीडिया रिपोर्ट में बोल रहे हैं कि LMG लाइट मशीन गन का इस्तेमाल हुआ है। क्या हम अपने देश में हैं या देश के सीमा पे हैं? कांग्रेस ने आनंद फानन में 7 सदस्यों की एक कमेटी का गठन भी कर लिया। इस कमेटी की अगुवाई असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भूपेन बोरा करेंगे। देवव्रत सैकिया, प्रद्युत बारडोलोई, रकीबुल हुसैन, गौरव गोगोई, सुस्मिता देव और KD पुरकायस्थ इस कमेटी में शामिल हैं।
कमेटी के सदस्य कछार जाकर हालात का जायजा लेंगे। कल रात से वहां गोलियां चल रही हैं। कुछ दिन पहले एक और बॉम्ब असम के बॉर्डर में एक्सप्लोड हुआ और असम के मुख्यमंत्री ने कह दिया कि ये असम की जमीन पर नहीं। असम मिजोरम सीमा पर हुई हिंसा को लेकर केंद्र सरकार कांग्रेस पर लगातार हमलावर है। कांग्रेस सांसद रिपुन बोरा ने आज तक से बातचीत में इस मामले में केंद्र सरकार से एक सर्वदलीय संसदीय दल भेजने की मांग की है। ये सबसे बात ये है, इंडिया का इतिहास में ऐसा दोनों स्टेट का बीच कभी ऐसा नहीं है। ये दोनों हम पड़ोसी स्टेट हैं, हम भाई भाई का माफी रहना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद ये जैसे कल जो घटना हुआ है, ये देश के हमारा देश की गणतंत्र के लिए, हमारा देश के लिए बहुत शर्म की बात है और इसके लिए सबसे ज्यादा हम रेस्पॉन्सिबल करेंगे हमारा असम गवर्नमेंट को। उधर असम और मिजोरम तनाव पर गृह मंत्री की लगातार नजर बनी हुई है। We must always maintain the spirit of the 8 sisters of northeastern region, and we must ensure complete peace all along the border areas. सर लेकिन कंफ्यूजन कैसे ये? वो डिटेल है, आपको होम मिनिस्ट्री देख रहे हैं उसको। मिजोरम के सांसद लालरो सांगा पूरे मामले पर असम को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। How the border post of the Mizoram police could be run over like that. That was a pure act of aggression on the part of Assam. It ought not to have happened. Those, the deaths could have been avoided if that has not taken place. And of course, as soon as I heard that there were clashes going on in that area, I also tweeted and asked for the immediate intervention of the Union Home Minister Sri Amit Shah ji. यहाँ ये भी समझना होगा कि इस विवाद की जड़ क्या है। असम और मिजोरम की सीमा 164 किलोमीटर लंबी है। असम के हैलाकांडी, करीमगंज, काछर और मिजोरम के आइजोल, कोलासिब और मामित इलाकों में तनाव रहता है। दोनों राज्यों में सीमा विवाद 100 साल पहले ब्रिटिश राज के समय से है। तब मिजोरम को असम के लुशाई हिल्स के रूप में जाना जाता था। 1950 में असम भारत का राज्य बना। उस समय असम में आज के नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मिजोरम आते थे। बाद में ये राज्य असम से अलग हो गए तो उनके असम के साथ सीमा विवाद रहने लगे। नॉर्थ ईस्टर्न एरिया एक्ट 1971 के तहत असम से 3 नए राज्य बनाए गए, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। 1987 में मिजोरम को अलग राज्य बनाया गया। ये मिजो ट्राइब्स और केंद्र सरकार के बीच हुए करार के तहत था। इसका आधार 1933 का एग्रीमेंट था, लेकिन मिजो ट्राइब्स का कहना है कि उन्होंने 1875 के बॉर्डर को स्वीकार किया था। इसके बाद सीमा पर लगातार विवाद बढ़ता गया। दोनों राज्यों के बीच पिछले साल अगस्त में ही टकराव हुआ था। इस साल फरवरी में भी झड़प हुई थी और अब कल हुई हिंसा से दोनों राज्यों में और तल्खी बढ़ गई है। सोमवार की हिंसा से पहले 9 जुलाई को सीमा विवाद पर असम और मिजोरम के मुख्य सचिवों के बीच उच्च स्तरीय बातचीत हुई थी। 10 जुलाई को जब असम पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी कछार में थे, तब सीमा पर ग्रेनेड दागा गया था और इसी रविवार को शिलांग में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में पूर्वोत्तर के मुख्यमंत्रियों की मुलाकात हुई थी, जिसमें सीमा विवादों पर बातचीत हुई थी। लेकिन सोमवार की हिंसा से साफ है कि बातचीत की कोशिश नाकाम रही। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह, कवलजीत संधू और आनंद पटेल के साथ आज तक ब्यूरो। आपने तस्वीरें देख ली और राजनीति देख ली, विवाद की जड़ को समझ लिया। अब खबर के इन सभी पहलुओं को जोड़कर खबर की पूरी पिक्चर देखते हैं और आपको बताते हैं कि अंग्रेजों के जमाने का यह विवाद अब तक क्यों चल रहा है। समझने वाली बात यह है कि यह पूरा जमीन विवाद ब्रिटिश कालीन है। असम के जिस कछार जिले में हिंसा हुई उसका ब्रिटिश कनेक्शन है। 1830 तक कछार एक स्वतंत्र राज्य था। 1832 में यहां के राजा की मौत हुई, उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस पर कब्जा कर लिया। बाद में यह ब्रिटिश राज के तहत आ गया। अंग्रेजों का प्लान लुशाई हिल्स पर चाय के बागान लगाने का था, लेकिन स्थानीय आदिवासी इससे नाराज होकर वहां विवाद करने लगे। इस विवाद को खत्म करने के लिए अंग्रेजों ने 1875 में इन पर इनर लाइन रेगुलेशन लागू किया यहां पर, ताकि असम में पहाड़ी और आदिवासी इलाकों को अलग कर सके। इससे मिजो आदिवासी जो संतुष्ट हो गए, लेकिन 1933 में अंग्रेजों ने कछार और मिजो हिल्स के बीच सीमा खींच दी और इस प्रक्रिया में मिजो ट्राइब्स को शामिल नहीं किया।
जाहिर है ऐसा होने पर मिजो ट्राइब्स ने नई सीमा का विरोध किया। मिजो नेताओं के अनुसार 1933 में मिजो समाज से सलाह नहीं ली गई थी, इसीलिए वो इस अधिसूचना के खिलाफ है, जबकि असम सरकार 1933 की अधिसूचना का पालन करती है। बाद में असम के कछार में जिस इलाके को लुशाई हिल्स के नाम से जाना जाता था, उसे मिजोरम का दर्जा मिला। असम से निकलकर पूर्वोत्तर के अलग अलग राज्य बने, लेकिन 1875 और 1933 की सीमा का फर्क जस का तस है। इन दो सीमा रेखाओं के बीच 749 वर्ग किलोमीटर की जमीन का फर्क है। मिजोरम ने आरोप लगाया है कि असम उसकी जमीन पर दावा कर रहा है। सीमा पर बसे इन गांवों में 100 साल से भी ज्यादा समय से मिजो लोग रह रहे हैं। दूसरी तरफ असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा एक लिखित जवाब में यह कह चुके हैं कि असम की करीब 1800 हेक्टेयर जमीन पर मिजोरम ने अतिक्रमण किया हुआ है। इसमें हलाईकांडी जिले की 1000 हेक्टेयर, कछार की 400 हेक्टेयर और करीमगंज की करीब 378 हेक्टेयर जमीन शामिल है। और कल इस मुद्दे पर दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ केंद्रीय गृह सचिव की बैठक है। देखते हैं उसमें से क्या निकलता है। आप देख रहे हैं खबरदार। अमेरिकी फौज की अफगानिस्तान से विदाई के बाद से वहां बीते 20 साल की शांति पर पानी फिर गया। अफगानिस्तान में चल रहे सेना और तालिबान के संघर्ष की कई रिपोर्ट्स हमने अपने संवाददाता अशरफ वानी के जरिए आप तक पहुंचाई हैं। अफगानिस्तान के इस संकट का सबसे चिंताजनक पहलू है वहां का मानवीय संकट। तालिबान के दोबारा मजबूत हो जाने के बाद से वहां बड़े पैमाने पर आम नागरिकों का विस्थापन हुआ है और उनकी जान गई है। आज तक की टीम कंधार के एक ऐसे शरणार्थी कैंप पहुंची जहां तालिबान के हमलों से किसी तरह बचने वाले लोग रह रहे हैं। बीते 2 महीनों में तालिबान ने अफगानिस्तान को गृह युद्ध की हालात में ला खड़ा किया है। 2001 में अमेरिका की अगुवाई में नाटो सेनाओं ने तालिबान को सत्ता से उखाड़ फेंका था और लोकतांत्रिक सरकारों का रास्ता साफ किया। लेकिन नाटो के बाद अब जब अमेरिकी सैनिकों की अफगानिस्तान से विदाई हो गई है, तो 2 महीनों के भीतर तालिबान ने अफगानिस्तान के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है। अफगानिस्तान के हालात की ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए भारत का इकलौता न्यूज चैनल आज तक वहां पहुंचा है। 2 दशक पहले तालिबान ने अफगानिस्तान में सत्ता चलाई और उनकी सल्तनत या कैपिटल यही कंदहार शहर था। 2 दशक बाद एक बार फिर तालिबान ने अफगानिस्तान में दस्तक दी है और एक बार फिर सत्ता में आने के लिए लगातार तेजी से और बहुत ही तेजी से अलग अलग इलाकों पर कब्जा जमा रहा है। आज तक मात्र चैनल है दुनिया का जो इस वक्त कंधार में इन ताजा हालात के बाद ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए टिका हुआ है। अफगान सेना और तालिबान के बीच चल रही जंग का खामियाजा अफगानिस्तान के आम नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है। ये कंधार में अफगानिस्तान सरकार के द्वारा खोला गया एक शरणार्थी कैंप है, जिसमें बम बंदूक के शोर के बीच फंसे परिवारों को सुरक्षा देने की कोशिश की जा रही है। अफगानिस्तान में ईद के बाद अब तालिबान और अफगान फौज के बीच लड़ाई तेज हो गई है। कंधार शहर पे खतरा मंडरा रहा है और 11,000 से भी अधिक परिवार अब पलायन करने पर मजबूर हैं। इन परिवारों के लिए अब अफगान सरकार ने कंधार में एक रिफ्यूजी कैंप कायम किया है, जहां पर इन परिवारों को खाना भी दिया जा रहा है और उनके रहने की गुंजाइश भी है। लेकिन इन सभी पीड़ितों में हर एक की एक दुख भरी कहानी है। कंधार अभी भी अफगानिस्तान सरकार के नियंत्रण में है, लेकिन कंधार की ओर तालिबान तेजी से बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तालिबान पूरे अफगानिस्तान को अपने नियंत्रण में लेकर फिर से कट्टरपंथी इस्लामिक शासन देने को आमादा है। कंधार में तालिबान के आक्रमण से शरणार्थी कैंप में गए लोगों की व्यथा समझने आज तक संवाददाता अशरफ वानी उनके बीच पहुंचे थे। हम जंग की वजह से अपने घरों में 3 दिन तक भूखे रहे और हमारे पास कुछ खाना नहीं था। मेरे बच्चे भूख से मर रहे थे, इसलिए मैंने अपना घर छोड़ दिया। जंग में मेरे 3 बच्चे शहीद हो गए। वहाँ बड़ी तादाद में तालिबानी हैं और मैं अपने बच्चों की कब्रों पर नहीं जा सकती। कंधार के इस शरणार्थी कैंप में 11,000 अफगानी परिवार हैं, लेकिन अनुमान के मुताबिक इस साल की शुरुआत से तकरीबन 3 लाख लोग पूरे अफगानिस्तान में विस्थापित हुए। इस साल की शुरुआत से रिकॉर्ड तादाद में नागरिकों की जान भी गई है। यूएन के मुताबिक 2021 में 1600 से ज्यादा नागरिकों की मौत हुई है।
जंग तालिबान की जंग पूरे कंधार शहर में फैल चुकी है, जिससे हजारों खानदान बेघर हो चुके हैं और सब गुर्बत में हैं। इनके पास कपड़े, दवाई और खाना नहीं है। आज खाना हमारी तरफ से बनाया गया है और हर परिवार को दिन में 2 बार खाना और 1 बार नाश्ता दिया जाता है। अफगानिस्तान के हालात ऐसे हैं कि आज नहीं तो कल अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को वहां कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। अफगानिस्तान का संकट सिर्फ वहां का संकट नहीं, बल्कि इससे क्षेत्रीय सुरक्षा खतरे में है। अशरफ वानी, कंधार, आज तक। अफगानिस्तान में तालिबान का संकट नागरिकों पर भारी है, लेकिन भारत में हम लोग सिस्टम की अव्यवस्थाओं के शिकार हैं। दिल्ली में आज फिर जोरदार बरसात हुई, लेकिन खबर लंबे समय बाद आए मॉनसून के अंदाज पर नहीं है। हमारी खबर भारी बारिश में फिर दिल्ली के पानी पानी हो जाने पर है। दिल्ली की सड़कों पर भरा पानी जब सड़क पर चल रही बसों की फर्श तक पहुंच जाए तो आप हालात की गंभीरता का अंदाजा लगा सकते हैं। आज दिल्ली में बरसात से हालात कैसे बने, इस पर देखिए ये रिपोर्ट। ये दिल्ली नहीं दरिया है, वादों के बोझ का दरिया, सड़कों पर सैलाब का दरिया, बारिश में कोहराम का दरिया। यहाँ पानी आता है तो बस आता है, बारिश होती है तो राजधानी थम जाती है। कोई गली, कोई चौराहा, कोई मोहल्ला, वीआईपी से लेकर स्लम एरिया तक बारिश पूरी दिल्ली को बराबर कर देती है। डूब जाते हैं यहाँ विकास के दावे, नाम का रह जाता है प्रगति मैदान, कुएं में तब्दील हो जाता है धौला कुआं। क्या साउथ एक्स, क्या सुप्रीम कोर्ट, क्या एयरपोर्ट, क्या रिंग रोड, सब पानी पानी हो जाते हैं। राजधानी में बारिश के बाद सुप्रीम कोर्ट का हाल क्या है, आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से सुप्रीम कोर्ट से ठीक बाहर की जो सड़क है वो दरिया बन गई है। और अगर आप देख पाएं तो सुप्रीम कोर्ट का जो बस स्टैंड है वो पूरी तरह से पानी में डूब गया है। इन सब के बीच जो भी यहाँ से गाड़ियाँ गुजर रही हैं उनको काफ़ी दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और आप देख सकते हैं किस तरह से बाइक सवार जो है हेडलाइट भी जला रहे हैं। आपको बता दें कि जगह जगह पर ये जो सुप्रीम कोर्ट के सामने की सड़क है आप देख सकते हैं ये खुदी हुई है। यहाँ पर निर्माण कार्य काफ़ी दिनों से चल रहा है, लिहाजा जब जब बारिश होती है इस तरह से यहाँ पर सड़क का भरना लाजमी है। ये दिल्ली की डीटीसी बस सेवा है जो आपको वेनिस जैसे सफर का आनंद दे रही है। यात्री खड़े हैं, पानी भरा है, बस चल रही है और चली जा रही है उस दरिया के बीच जिसे दिल्ली में सड़क कहा जाता है। दिल्ली की ऑटो सेवा का आनंद भी लीजिए। 2 पैरों पर चलने वाला ऑटो बनाया तो सड़कों पर चलने के लिए था, लेकिन उतर गया है तालाब में। सवारी क्या बैठा लेगा, इसके खुद के चलने के लाले पड़े हुए हैं। सड़कें जब सैलाब हो चुकी हों तो अंडरपास की क्या मिसाल। राहगीरों के लिए बाकायदा स्विमिंग पूल की सुविधा मौजूद है। हर साल ये तस्वीर आती है, हर साल ये अंडरपास चुल्लू भर बारिश में डूब जाते हैं। चलिए पुलिस चौकी भी देख लीजिए और लिखवा दीजिए रिपोर्ट। है हिम्मत थाने जाने की, इस दरिया को पार करने की। संगम विहार का थाना संगम बन चुका है, जहां 4 गलियों का पानी आकर मिल रहा है, लबालब पानी बह रहा है। रोइए, चिल्लाइए, खींचिए, गुस्साइए, सड़कों पर निकले हैं तो जाम में फंस जाइए। कितना भी कोस लीजिए ये हालात नहीं बदलते, कितना भी चीख लीजिए ये तस्वीर नहीं सुधरती। खतरा अभी टला नहीं है, मॉनसून का मिजाज अभी कुछ ठीक नहीं है। If you compare the rainfall in 2021 with that of 2020 as on date, you will find that the rainfall for the country as a whole was 4% above normal last year, and this year it is 1% below normal. कोई दिल्ली को लंदन बनाने की बात करता है, कोई दिल्ली को सिडनी बनाने का सपना दिखाता है, लेकिन हाय रे मानसून, हर बार आसमान से गिरती पानी की बूंदें आपको नींद से उठाती हैं, विकास को डुबा ले जाती हैं, दावों को बहा ले जाती हैं और आपको लाकर पटक देती हैं उस सड़क पर जो हर साल एहसास कराती है कि ये दिल्ली नहीं दरिया है। रामकिंकर सिंह और अनीशा माथुर के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।